हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जी के विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डार्विनवाद यानी डार्विनिज्म। देखिए, पर्यावरण हो चाहे बायोलॉजी, दोनों में डार्विनवाद का महत्व है। और बिना हम लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन का सिद्धांत जाने हुए हम पर्यावरण के बारे में जान नहीं पाएंगे। तो ये बायोलॉजी का भी है और इन्वायरमेंट का भी है हिस्सा, क्योंकि इसी में हम जानते हैं कि जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई थी, आज किस रूप में जीव अपने आप को बदल रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। यानी पर्यावरण में परिवर्तन के कारण जीव अपने आप को उसके साथ कैसे अनुकूलन करता है या होता है। ये हम जीवों की उत्पत्ति या जैव विकास में ही तीन सिद्धांत हैं, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और उत्परिवर्तन का सिद्धांत। हम उसी में जानते हैं कि जीव वर्तमान में कैसे हैं और प्राचीन काल में कैसे थे। और ये जो लोग एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं यानी हाई स्कूल के, उनके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही है। जो लोग एक दिवसीय परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, उन लोगों को भी ये वीडियो देखना चाहिए। डार्विन जो है वो ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये 22 वर्ष की आयु में बीगल नामक जहाज से 1831 में 5 वर्ष की यात्रा पे दुनिया घूमने गए थे। समुद्र से गए और 5 वर्ष तक घूमा और उन्होंने हर जगह हर जीवों को देखा, पादप जीव जंतु बनावट सबको देखा। और उसके बाद उसके 9-10 साल बाद उन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, अर्थात प्राकृतिक वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक वर्ण का मतलब होता है प्रकृति द्वारा चुनाव, सिलेक्शन कहते हैं उसको, उत्पत्ति। अर्थात क्या होगा, जीवों की उत्पत्ति प्रकृति द्वारा चयन के कारण। ये बुक थी। डार्विन ने इसमें एक मेन बात कहा। इस बुक का पूरा जो निचोड़ है एक बात में है कि पृथ्वी पर वही प्राणी जीवित रहते हैं जो अपने को प्रकृति वातावरण से अनुकूलित करते हैं। इसी को हम द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। यानी जो जीव प्रकृति में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं वही जीव प्रकृति में जीवित रहते हैं और उन्हीं को प्रकृति चुन लेती है उनके अनुकूल। इस बुक में कुछ बातें थी, कुल 6 बातें कही गई हैं। पहला था अत्यधिक संतानु उत्पत्ति, यानी प्रत्येक जीवों की सबसे बड़ी क्वालिटी है, जो जीव होते हैं चाहे पादप हो चाहे जंतु हो, इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? अत्यधिक संतान उत्पत्ति या ओवर प्रोडक्शन। इनका प्रत्येक जीव अपनी जाति को बनाए रखने की उनमें प्रकृति होती है और ये जनन द्वारा अपने जीवों को बढ़ाते हैं। जैसे अमरूद है, अमरूद फल देता है आपके लिए नहीं कि आप उसे तोड़ के खा लें, वो अपनी जाति को बढ़ाने के लिए। अमरूद एक फल में सैकड़ों बीज होते हैं वो, और जब वो गिरता है तो उसके बीज ज़मीन पे फैल जाते हैं और फिर उससे पैदा होते हैं अमरूद। आम वो आपको खाने के लिए नहीं देता है, वो अपनी स्पीसीज़ को बढ़ाने के लिए ऐसा करता है। पर मानो चालाक है, वो उसे तोड़ के खा लेता है उस जीव को। तो इनकी क्वालिटी होती है प्रत्येक जीव की। जैसे घरेलू मक्खी जो होती है ग्रीष्म काल में यानी गर्मी में ये 6 बार अंडे देती है और प्रत्येक बार में 120 अंडे ये देती है। उसी तरह तारा मछली यानी स्टारफिश जो होती है 1 साल में 1 लाख अंडे देती है। उसी तरह स्केरिस है 2.6 करोड़ प्रति वर्ष अंडे ये देती है। उसी तरह समुद्री सीपी 6 करोड़ अंडे प्रति वर्ष देती है। अर्थात ये जीव इतनी ज़्यादा मात्रा में अपने स्पीसीज़ को, अपनी जातियों को पैदा करते हैं कि अगर ये इतनी तादाद में रह जाएं तो ज़मीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाएगा। परंतु सारे जीव जीवित नहीं होते हैं, कुछ ही जीव अपने को उस प्रकृति के अनुकूल ढालते हैं, बाकी उनके बच्चे जीव मर जाते हैं। अर्थात अन्य जीवों द्वारा इनको क्या होता है? भक्षण भी होता है और इन्वायरमेंट, ताप, प्रकाश के द्वारा ये बहुत से बच्चे क्या होते हैं? मर जाते हैं। और जो बचते हैं वही जीते हैं, फिर उनकी आगे वाली स्पीसीज बचती है। तो ये कहलाता है अत्यधिक संतान उत्पत्ति। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा कर दें पैदा कि कुछ तो बच जाएं, ये इसका मेन है। अब अगला जो आता है वो है जीवन संघर्ष। होता क्या है,
यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यानी जीने के लिए जीवों में संघर्ष होते हैं। अत्यधिक जीव उत्पत्ति के कारण आवास, भोजन, वातावरण एवं अन्य चीज़ों के लिए आपस में क्या होते हैं, जीवों में संघर्ष होते हैं, युद्ध, झगड़ा, मारकाट होते हैं। क्यों? क्योंकि साधन जो है वो सीमित है। साधन क्या है? सीमित है। और परिणाम क्या होता है? जीवन संघर्ष। तो मेन इसमें क्या है, ये सीमित हैं, यानी जो भी रिसोर्स है वो सीमित होती हैं, और सीमितता के कारण क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है, आपस में मारकाट होता है, और वही जीव जीवित होता है जो ताकतवर होता है। तो जीवन संघर्ष ये 3 टाइप के होते हैं। अंतः जातीय संघर्ष, एक होता है अंतर जातीय, एक था अंतर यानी एक होता है वातावरण के प्रति संघर्ष यानी इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। अंतः जातीय में क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने ही स्पीसीज, अपने ही जाति के जीवों के बीच करता है संघर्ष और जीता है। अंतर वाले में क्या होगा कि दूसरे जीवों के साथ बड़ा छोटा जीता हो। जैसे मान लीजिए चूहा है तो सांप से बच रहा है चूहा, तो ये क्या अंतर हो गया। अंतर में क्या हुआ, चूहा चूहे के लिए लड़ रहा है, ठीक है, यानी एक जाति आपस में। एक है वातावरण के प्रति संघर्ष, ये क्या है, जैसे तापमान हो गया, धूप, वर्षा, आवास के लिए झगड़ा, उसके प्रति अपने को संघर्ष किया और वो जीवित रहा। यानी जैसे कोई सांप है बहुत ज़्यादा, आपस में लड़ के कुछ सांप जीवित रहे, वो कहलाएगा अंतः जातीय, यानी इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है वो, यानी एक जातियों के बीच। अब अगर सांप हो और चील हो, आपस में लड़ रहे हैं जीवन के लिए, क्योंकि चील को चाहिए भोजन बाज को, और सांप क्या है, छुपता है वहाँ, तो ये क्या होगा, अंतर जातीय। वातावरण यानी तापमान, वर्षा, जल की कमी, इसके लिए जो झगड़ा होगा, यानी प्राकृतिक जो रिसोर्स हैं प्लस जो कारक हैं, यानी जैसे तापमान, वर्षा, वायु, इसके प्रति जो जीव लड़ लिया वो होगा वातावरण के प्रति संघर्ष। तो ये 3 टाइप के होते हैं संघर्ष, जीवन संघर्ष। दूसरा इन्होंने बताया, थर्ड वाले उन्होंने बताया विभिन्नताएं एवं आनुवंशिकता, यानी वेरिएशन एवं हेरिडिटी। अर्थात इसमें क्या है, प्रत्येक जीव में निरंतर क्या होती है, समय के साथ विभिन्नताएं आती हैं, चेंजिंग आते हैं, वेरिएशन आते हैं, बदलाव आते हैं, ठीक है। और ये चेंजिंग जो होती है, विभिन्नताएं जो होती हैं, दो टाइप की होती हैं। एक होता है लाभदायक और एक होता है हानिकारक। जैसे कोई लोग हैं, उनकी लंबाई जो है बढ़ गई, तो वो फ़ायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उसकी लंबाई बढ़ जाए, हद से ज़्यादा 12 फीट का आदमी अगर वो हो जाए, तो वो उसके लिए हानिकारक हो जाएगी। कहने का मतलब मेरा ये है। तो जीवन संघर्ष में विभिन्नताएं जो लाभदायक हैं, यानी उस जीव के हिसाब से सही हैं, तो उसे वो जीव संघर्ष में, जीवन संघर्ष में होते हैं सफल। और जिनका विभिन्नताएं हानिकारक हैं, वो जीवन संघर्ष में हो जाते हैं नष्ट, अर्थात ये हो जाते हैं विफल। और विभिन्नताएं क्या होती है, आनुवांशिक होती हैं, या अगर अच्छा है या खराब, ये आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए किसी को हाइड्रोफोबिया है, पानी से डर, अब पता चल रहा है कि वो नस्ल दर नस्ल है, वो ठीक नहीं है, तो इस तरह का वो हानिकारक है। वो किसी को क्या है कि वो किसी तरह का गर्मी धूप है बर्दाश्त कर लेगा, आगे वाली जीवों में वही गुण रहा, तो वो क्या रहेगा, लाभदायक रहेगा। तो जो चेंजिंग वेरिएशन आता है, अगर वो अच्छे हैं तो वो जीव रहेगा, और अगर वो ठीक नहीं है, उसके लाइफ के साल मतलब हिसाब से सही नहीं है, तो वो जीव क्या होते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और ये अनुवांशिक है, अच्छा हो चाहे खराब। अगला आता है चौथा, योग्यतम की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो सबसे बढ़िया है उस वही योग्य होगा। वातावरण में क्या होता है, परिवर्तन। वातावरण में परिवर्तन हमेशा होता रहा है, और हमेशा जीव बनते रहे हैं, ख़त्म होते रहे हैं, और उनमें बदलाव भी होते रहे हैं। जैसे वातावरण में क्या होगा, परिवर्तन होगा, जीव उसके हिसाब से क्या करेगा, अनुकूलित होगा, जीवित रहेगा। जो
अनुकूलन नहीं करेगा वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। अनुकूलन का मतलब उस हिसाब से सरवाइव कर जाए। मान लीजिए अगर ठंड का मौसम है, बहुत ज़्यादा पड़ जाए ठंड, तो वो लोग जीवित रहेंगे जो ठंड को बर्दाश्त करने वाले थे, बाकी लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो ये जीवों पे लागू होता है। और वातावरण में परिवर्तन होता है, जैसे हिमयुग, ठीक है, हमेशा आता रहता है। अर्थात योग्य जीव ही क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। किसके लिए, वातावरण के हिसाब से। अगला है प्रकृति वर्ण का सिद्धांत। इसमें देखिए नेचुरल सिलेक्शन, यानी प्रकृति चुन लेती है, यानी जो जीव उस हिसाब से सरवाइव किया, जी गया, तो जो प्रकृति है, नेचर है, उसको वो चुन लेता है कि भाई यही यहाँ पे रहेगा। प्रकृति स्वयं ही अनुकूलन एवं श्रेष्ठ जीवों को वर्ण करती है। वर्ण का मतलब होता है चुनाव करती है, जिसे प्रकृति वर्ण का सिद्धांत कहते हैं, अर्थात नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। अर्थात अगर हम सहारा रेगिस्तान में चले जाएं तो हमारे लिए वो इन्वायरमेंट सही नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ सालों तक अगर वहाँ रह गए, जी गए, तो ठीक है। साइबेरिया में गए 2 दिनों के लिए, तब तो ठीक है, लेकिन जीना वहाँ रह जाए, अगर हम सरवाइव किए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इस हिसाब से प्रकृति जो उसके हिसाब से अनुकूलित हो गया, सरवाइव किया, वही उसको वो चुन लेती है। छठा है नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब ये क्रियाएं जीवों में होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनमें अनुकूलन होता है, धीरे धीरे अपने आप को वो ढालते हैं, बनाते हैं, और वही जीव जीवित होते हैं जो उस हिसाब से अपने को ढाल लिए हैं, तो एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। जो लाभदायक भिन्नताएं थी, ये वाला, वो जीव अपने अंदर अनुवांशिकी तौर पे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भेजते भेजते क्या होता है, भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं, और यही नई जीव की उत्पत्ति करती हैं, जो अपने पूर्वज जीव से इनके गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। जैसे हम थे, मानव हर जगह जीने लायक है करीब करीब, क्यों, क्योंकि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से ढालने में सक्षम है। ठंड पड़ा पहन लिए, गर्मी पड़ा उतार लिए, ठीक है। तो ये वही जीव रहेगा जीवित जो उस हिसाब से अपने को ढाला है, लेकिन उसमें बदलाव आएंगे, क्योंकि हमारे प्राचीन पूर्वज अलग थे, उनके शरीर पे बाल थे, चलते थे हाथ और पैर से, वो गुफाओं में पेड़ों पे थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, चेंजिंग हो गया है। आप आज 100 साल पहले लाइफ स्टाइल को देखें तो चेंज हो गया है, तो आज भी चेंज है। इस तरह से एक नई जीव की उत्पत्ति होती है। इसमें कुछ कमियां हैं, विभिन्नताएं जो थी, इस पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया कि ऐसा क्यों हुआ। पहला कमी यही है। विभिन्नताएं जो थी, जिसको इन्होंने चेंजिंग कहा, वेरिएशन कहा, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे पहुंची, इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। दूसरा था। तीसरा, प्रकृति में नई जातियों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में डार्विन ने कुछ भी नहीं बताया। ठीक, ये कमियां थीं जो इसका ये जवाब ये सिद्धांत दे नहीं पाया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उस समय में जीन, डीएनए और अनुवांशिकी की खोज नहीं हुई थी। ये केवल एक शब्द थे, लेकिन इसके बारे में पता नहीं था लोगों की जेनेटिक चीज़ें भी होती हैं। जब इसकी खोज हुई तब आता है नव डार्विनवाद, जिसमें कहा गया कि जीवों में परिवर्तन होते हैं और आनुवांशिक गुण जीन द्वारा पहुंचते हैं। तो ये था आपका डार्विनवाद। डार्विनवाद में देखिए आपको जानना क्या है। ब्रिटेन के थे, ये परीक्षा में आया हुआ है। एक वसीय में बीगल नामक जहाज से गए थे 1831 में। इनकी पुस्तक जो है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई नेचुरल सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए, क्योंकि इससे पूछा गया सवाल, इससे यही सवाल आते हैं और इसमें से कुछ सवाल बनते हैं कि क्या क्या कारण थे, अनुकूलन क्या था। ठीक है, डार्विनवाद और लैमार्कवाद में फ़र्क इतना है कि लैमार्कवाद कहता है कि जीव अपने हिसाब से धीरे धीरे परिवर्तित करता है अपने को, जबकि डार्विनवाद कहता है कि वो जो जीव पर्यावरण के अनुकूल हुए वही जीवित रहे। मान लीजिए जिराफ थे, गर्दन उसमें से केवल 5 का ही हुआ ऊंचा या था, तो 5 बचे, बाकी 95 क्या हो गए, ख़त्म हो गए।
ये चीज़ है, यानी उनके जीव खत्म है। फिर 5 से जातियाँ बनी 50-100, फिर उनमें से जिनकी गर्दन ऊंची थी बढ़िया वही लोग जीवित रहे। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लाभदायक भिन्नताएं जीवों में पहुंचती रही और एक नई जीव का विकास हुआ। तो ये सब क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है, इसके पॉइंट से। तो आप इसे देख लीजिएगा। चूँकि इन्वायरमेंट में ये कोई इसको बताता नहीं है, पर ये इसका हिस्सा है। अगला जो होगा इस पर इन्वायरमेंट में वीडियो, वो होगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको करिएगा लाइक, और चैनल पर नए हैं तो करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।